इस वीडियो में आप 11 ऐसी हैबिट सीखेंगे जो आपका IQ अप टू 20 पॉइंट्स तक बढ़ा सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द बुक आइंस्टाइन फैक्टर विन वेंगर। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये हैबिट्स नहीं सुनी होंगी, क्योंकि इस बुक पर हिंदी में ये पहली समरी है। ये हैबिट्स डिज़ाइन है आपका विजुअलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन सुपर चार्ज करने के लिए, तो इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। पहली है इमेज स्ट्रीमिंग। आइंस्टाइन की एक बहुत इंटरेस्टिंग आदत थी, जब भी उनको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता था, वो अपने हाथ में 2 पत्थर पकड़ के चेयर पे बैठ जाते थे और फिर वो अपने हाथ लटका लेते थे। वो अपने दिमाग की गहराई में चले जाते थे, फिजिक्स के सबसे टफ कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करते थे। ये ऐसा स्टेट होता था अवेक और अस्लीप के बीच में, और हाथ में पत्थर इसीलिए रखते थे ताकि अगर वो सो जाए तो पत्थर गिर जाएगा और वो उठ जाएंगे। आइंस्टाइन रेयरली वर्ड्स में सोचते थे, बल्कि यूजुअली उनको अपने बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज इमेजेस में आते थे। हिस्ट्री के काफ़ी जीनियसेस ऐसे विजुअल थिंकर्स होते हैं। अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो उसमें क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसे ही ओपेनहाइमर का भी ब्रेक थ्रू मोमेंट दिखाया है। विन वेंगर के हिसाब से हम नॉर्मल लोग भी इसी पावर को एक्सेस कर सकते हैं इमेज स्ट्रीमिंग के साथ। आइडिया बहुत सिंपल है, आपको अपने फ़ोन का रिकॉर्डर शुरू करना है और रिलैक्स होकर 10 मिनट बैठना है। अपनी आंख बंद करो और कोशिश करो अपने दिमाग में इमेजेस देखने की। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इमेजेस हैं, आपको जो भी दिख रहा हो आपको उसको अपने रिकॉर्डर में बोलना है। हो सकता है आपको कलर्स दिखें, हो सकता है आपको पूरी सीनरी दिखे। आप जल्दी जल्दी बिना रुके उन इमेजेस को डिस्क्राइब करते जाना। अपने सारे सेंसेस को यूज़ करना, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या स्मेल आ रही है, एट्सेट्रा। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको बस इमेजिन करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और उतनी इमेजेस की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। नंबर 1, एक्सटर्नल फोकस। मतलब आपको एक टेप रिकॉर्डर में या किसी इंसान से ये बोलना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अपने मन में ही सोचो कि ये दिख रहा है और वो दिख रहा है। आपको आउट लाउड बोलना होगा, क्योंकि जब आप उसको आउट लाउड बोलते हो तो आपके दिमाग में इमेजेस की क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर अंदर ही अंदर करोगे तो पक्का सो जाओगे और इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा। स्पीड, आपको स्पीड से बोलना है। इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको जैसे भी बोलना है, लेकिन ज़्यादा रुको मत। अगर आप रुक के बोलने लगोगे तो आपका कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करने लगेगा। एंड थर्ड, यूज ऑल सेंसेस। जितना आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे उतना वो इमेज क्लियर होती जाएगी। स्मेल, टेस्ट, साउंड, हर चीज़ के बारे में बोलो। अगर एक बलून दिख रहा है तो बलून का भी टेस्ट बताओ। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये करने से आपके दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, जिससे आपकी विजुअलाइजेशन एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होती है। 10 मिनट पर डे से स्टार्ट करो, और अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो आप 10 मिनट में थक जाओगे बोलते बोलते। धीरे धीरे आपका स्टैमिना बढ़ेगा और आप टाइम इंक्रीज कर पाओगे। 2, बोरोड जीनियस। इस टेक्निक का आइडिया यह है कि आप किसी और के दिमाग को और उसकी यूनिक इनसाइट्स को टेम्परेरीली बोरो कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई नया आइडिया लाने के लिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। चलिए समझते हैं। बोरोड जीनियस टेक्निक में आप एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन क्रिएट करते हो अपने माइंड में किसी जीनियस के साथ। हो सकता है कोई हिस्टोरिकल फिगर हो, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या रामानुजन, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी आप स्किल्स या विजडम को एडमायर करते हो। आप सिंपली अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ और फिर ये सोचो कि आप उस जीनियस के शूज़ में हो। उनके पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दो और उनके ब्रेन को यूज़ करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम में फंसे हो तो आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। इस प्रोसेस से आपको न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव सॉल्यूशंस या फिर ऐसी इंसाइट्स मिल सकती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी। ये एक तरीका है मेंटल रोल प्ले करने का, जो आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो और अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करो। तो ये काम कैसे करता है? क्या सच में उस इंसान की आत्मा आपके अंदर आ जाती है? एक्चुअली में ये एक तरीका होता है हमारी लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने का। हम सब के दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, मेरी मैथ्स नहीं अच्छी है, मैं ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, एट्सेट्रा। तो जब आप प्रिटेंड करते हो कि एक जीनियस की आत्मा आपके अंदर आ गई है, कुछ टाइम के लिए आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को क्वेश्चन करना बंद कर देता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड नए नए आइडियाज़ जनरेट करता है। जितना आप ये करते हो उतने नए आइडियाज़ आपको आते जाएंगे। थर्ड, लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। एक रिसर्चर डॉक्टर गॉर्डन शॉ और डॉक्टर फ्रांसिस रॉशर की, जिन्होंने 90s में ये देखा था कि मोजार्ट के कुछ खास कॉम्पोजिशन सुनने के बाद वॉलंटियर्स की स्पेशल रीजनिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट होता है। स्पेशल रीजनिंग यानी 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स को मेंटली मैनिपुलेट करना, ये मैथ्स और फिजिक्स में बहुत यूजफुल होता है। उन्होंने देखा कि वॉलंटियर्स ने मेज और पजल्स को और फास्टर और एक्यूरेटली सॉल्व किया आफ्टर लिसनिंग टू मोजार्ट। उनका IQ अप टू 9 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया था। ये डिफरेंस हो सकता है आपके एग्जाम में 90 मार्क्स आने का या टॉपर बनने का।
तो ऐसा क्यों होता है? क्लासिकल म्यूजिक, खासतौर पर मोजार्ट या बाक जैसे कंपोजर्स के कॉम्पोजिशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, मेलोडीज, हार्मोनीज और रिदम्स होती हैं जो एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ब्रेन को चैलेंज करती है और इससे हमारी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं। लेकिन सैड पार्ट ये है कि ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है और 10 से 15 मिनट में आपका IQ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप कोई नई प्रॉब्लम समझना चाह रहे हो तो ये बहुत यूजफुल ट्रिक है टेम्परेरीली अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च करी गई थी 2005 में, जिसमें रिसर्चर्स ने देखा कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के ब्रेन के सर्टेन एरियाज नॉन म्यूजिशियंस के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू म्यूजिक, स्पेशली म्यूजिक ट्रेनिंग से आपका ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, जिससे आप लाइफ के बाकी एरियाज में भी इंप्रूवमेंट्स देखते हो। नंबर 4 है डूडलिंग। अब शायद ये आपको सरप्राइजिंग लगे क्योंकि यूजुअली हम डूडलिंग तब करते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। डूडलिंग मतलब रैंडम शेप्स, पैटर्न्स या इमेजेस बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम डूडल करते हैं तो हमारा दिमाग एक रिलैक्स स्टेट में होता है, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक्सेस इंप्रूव हो जाती है। ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। वेंगर कहते हैं कि डूडलिंग हमारे ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है दूसरे तरीके से। डूडलिंग में हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर एक्टिवेट हो जाता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग और बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम डूडल करते हैं हमारे ब्रेन के विजुअल प्रोसेसिंग और फाइन मोटर स्किल्स एरियाज भी इंप्रूव होते हैं। एक स्टडी थी 2009 में जिसमें रिसर्चर्स ने देखा कि जो लोग डूडल करते हैं ड्यूरिंग बोरिंग टास्क, उनकी इन्फॉर्मेशन रिकॉल बेटर होती है कंपैरिजन में उन लोगों के जो डूडल नहीं करते हैं। ये सजेस्ट करता है कि डूडलिंग से हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। यहाँ पे सैड पार्ट ये है कि अगर आपके टीचर या प्रोफेसर आपको डूडल करते हुए पकड़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ये आपकी पढ़ाई को और इम्प्रूव करता है। एज अ साइड नोट ये आपको दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बैकवर्ड है। तो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि जब भी हम कोई नई बुक पढ़ें या लेक्चर सुने तो नोट्स लेने के साथ साथ अपने क्रिएटिव माइंड को भी एक्टिव रखें डूडलिंग करते हुए। नंबर 5 है स्लीप थिंकिंग। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको अपनी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को माइंड में रखना होगा जस्ट बिफोर सोने से। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन प्रॉब्लम्स पे काम करता रहेगा जब आप सो रहे होंगे, और जब आप उठेंगे आपके पास हो सकता है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव या नया सोल्यूशन हो उस प्रॉब्लम का। स्लीप थिंकिंग की साइंस में आपको थोड़ा बताता हूँ। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज एक वो स्टेज होती है जहाँ पे ड्रीम्स आते हैं हमें। वहाँ हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव टास्क में बहुत हाई रहता है। रिसर्च के हिसाब से ये भी देखा गया कि सोते टाइम हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, जैसे मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम स्किल्स। तो आपको सिंपली सोने से पहले बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि आपकी प्रॉब्लम या आपका क्वेश्चन क्या है, और फिर सो जाना है। और सुबह आप जैसे ही उठें आप एक जर्नल निकाल लीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की फिर से कोशिश करिए। काफ़ी बार आप ये फाइंड करेंगे कि सुबह उठते ही आपके अंदर नए नए इंसाइट्स आने लगेंगे जो शायद पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये स्किल है और इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो अगर पहले दिन आपको कोई बहुत तगड़ा सोल्यूशन ना आए तो डिसअपॉइंट ना होइए और इसको ट्राई करते रहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्लीप थिंकिंग तभी इफेक्टिव होती जब आपको सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ स्लीप मिले। अगर आप अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये टेक्निक बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए अपनी स्लीप हाइजीन पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि आपको जितनी नींद की ज़रूरत है आपको हर रात वो मिल जाए। नंबर 6 पेरिफेरल विजन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का बेसिक आइडिया ये है कि हमारे विजन के पेरिफेरल यानी कि साइड के एरियाज जो होते हैं उनको स्टिम्युलेट करके हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। जब हम नॉर्मली कुछ भी देखते हैं हमारा दिमाग सिर्फ उस पार्ट पे फोकस होता है जो हमारे डायरेक्टली सामने होता है, यानी कि हमारा सेंट्रल विजन। लेकिन जब हम अपने पेरिफेरल विजन को यूज करते हैं हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरिया स्टिम्युलेट होते हैं जो हमारी अवेयरनेस और अटेंशन को बढ़ाते हैं। पेरिफेरल विजन एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने सराउंडिंग्स के ब्रॉडर व्यू पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ वो जो आपके सामने है। मतलब आपको इमेजिन करना है जैसे आपकी आईज एक अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस है और आपको हर चीज दिख रही है एक टाइम पे। ये एक्सरसाइज आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। एक रिसर्च थी डॉक्टर गैरी विलियम्स की जिन्होंने ये देखा कि फुटबॉल प्लेयर्स जो पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग करते हैं उनका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो लोग ये ट्रेनिंग करते हैं उनका ड्राइविंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको डेली टाइम टू टाइम ट्राई करते रहिए और नोटिस करिए कि आपकी अवेयरनेस में क्या डिफरेंस आता है। 7 है द ऑक्सीजन फैक्टर। डॉक्टर योशिरो नाकामात्सु शायद दुनिया के टॉप मोस्ट लिविंग इन्वेंटर्स में से हैं। उनके नाम पे 2000 से ज़्यादा पैटेंट्स हैं और वो जापान में रहते हैं। नाकामात्सु का दिमाग चलाने का भी तरीका बहुत यूनिक है। सक्सेस मैगजीन के हिसाब से जब नाकामात्सु ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं
वो स्विमिंग पूल में जंप करते हैं और जितना हो सकता है उतना अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं। अंडर वाटर स्विम करते समय वो अपने आइडियाज़ को एक स्पेशल प्लेक्सी ग्लास स्लेट पर लिखते हैं जो उन्होंने खुद इन्वेंट किया है। जब उनसे 1 सेकंड और ब्रेथ होल्ड नहीं होती है तब नाकामार्च फाइनली सरफेस पे आते हैं। उनका कहना है कि उनके बेस्ट आइडियाज़ इसी मेथड से मिलते हैं जिसको उन्होंने स्विम टिल यू ऑलमोस्ट डाई का नाम दिया है। अब यहाँ पे अमेजिंग बात यह है कि ये इंसान 95 ईयर्स की उम्र में भी जिंदा है, उनका दिमाग अभी भी शार्प है और उनका प्रेडिक्शन है कि वो 144 की एज तक जिंदा रहेंगे। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ये क्यों इफेक्टिव हो सकता है। तो ऑथर बताते हैं कि डॉक्टर ग्लेन डोमन के हिसाब से जब हमारे ब्लड का CO2 बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी सोचती है कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है। इसके रिस्पॉन्स में जो आर्टरीज हमारे सर तक ब्लड पहुंचाती हैं वो खुल जाती हैं और आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप और भी जान सकते हैं दी ऑक्सीजन एडवांटेज नाम की बुक में। तो इसीलिए विन वेंगर अंडर वाटर स्विमिंग रेकमेंड करते हैं ताकि आपके ब्लड में CO2 इंक्रीज हो, जिससे कॉन्सिक्वेंटली आपके ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्विमिंग पूल नहीं है तो वेंगर ने एक और सोल्यूशन दिया है। ग्रेविटी ऑलमोस्ट उतना ही इफेक्टिव है जितना CO2 है ब्लड फ्लो इंक्रीज करने में। वो हमें ग्रेविटी पोजीशन ट्राई करने के लिए बोलते हैं। फ्लोर पे आप अपने बैक पे फ्लैट लेट जाते हो विदाउट एनी पिलो और अपने पैर को किसी चेयर या सोफे पे रेस्ट करते हो। वो कहते हैं कि आपके लेग्स को घुटने तक सपोर्ट होना चाहिए और कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और इतना हाई ना हो कि घुटने पे ही ब्लड फ्लो रुक जाए। कोई भी टाइट क्लोथ आपको नहीं पहनने चाहिए, आपको बस कंफर्टेबल होना चाहिए और डीप ब्रेथ्स लेनी चाहिए। फाइनली आप अपनी आंख बंद करके मेडिटेट कर सकते हो या और इंटरेस्टिंगली इमेज स्ट्रीमिंग ट्राई कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि ये करके भी आपके दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज है लंग से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड तो पहले किसी डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। नंबर 8 है सोक्रेटिक इफेक्ट। सोक्रेटिस जाने जाते थे अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल में। वो काफ़ी बार अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज इनडायरेक्टली सिखाते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछ के, और उनको डायरेक्ट आंसर नहीं बोलते हैं। इस टीचिंग स्टाइल को अब सोक्रेटिक मेथड बोला जाता है और ऑथर कहते हैं कि इसको यूज़ करके हम अपना इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सोक्रेटिक इफेक्ट इस आइडिया पे बेस्ड है कि जब हम किसी आइडिया को किसी और इंसान को समझाते हैं या उसके बारे में और सवाल पूछते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में और अच्छे से बैठ जाता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जब हम किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो हमें अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, हमें खुद अपनी थिंकिंग में गैप्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग तो गहरी और हो ही जाती है, लेकिन उसके अलावा वही कॉन्सेप्ट के अलग अलग कनेक्शंस बनते हैं हमारे दिमाग में। आपने नोटिस किया होगा कि अगर एग्जाम से पहले आप किसी भी टॉपिक को अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हो तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखो, आप इमेजिन करो कि आप किसी को समझा रहे हो और वो कॉन्सेप्ट को बाद में अपने वर्ड्स में बोलो। इससे आप काफ़ी बार देख पाएंगे कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं और जो चीज़ें आपको समझ में आई वो आपके दिमाग में एकदम सॉलिड बैठ जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप अभी ये ट्राई कर सकते हो कि इस वीडियो में आपने अभी तक क्या सीखा। नंबर 9 है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग की टेक्निक 2 पार्ट्स पे बेस्ड है। एक है मिनिमाइजिंग सब वोकलाइजेशन और दूसरा है इंक्रीजिंग आवर फिक्सेशन पॉइंट्स। कि क्या है मैं समझाता हूँ। सब वोकलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम हर वर्ड को मेंटली या फिजिकली बोलते हैं। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आपकी आवाज़ चलती है वो रीड करते हुए। ये नेचुरल हैबिट है, लेकिन ये हमें स्लो डाउन करती है बिकॉज वी कैन थिंक मच फास्टर देन वी कैन स्पीक। स्पीड रीडिंग में हम ट्राई करते हैं कि हम सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट करें। तो इसकी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ो तो अपने दिमाग में 1 2 3 4 1 2 3 4 आप ऐसे रिपीट करते रहो और पढ़ने की कोशिश करो। आप काफ़ी बार नोटिस करोगे कि आपकी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेकेंड पार्ट है फिक्सेशन। तो जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमारी आंख एक एक वर्ड पे फोकस करती है। इसकी ज़रूरत होती नहीं क्योंकि काफ़ी बार ग्रामर और सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हर सेंटेंस में 1-2 बड़े आइडिया होते हैं जो आपको पढ़ के ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आपको एक एक वर्ड पे फोकस करने के बजाय पूरी लाइन पे या लाइन के 2 हिस्सों में फोकस करना चाहिए और अपने दिमाग में 1 2 3 4 कहना चाहिए। इससे आप दोनों सब वोकलाइजेशन और फिक्सेशन पॉइंट्स फिक्स कर लोगे। अब यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप स्पीड रीडिंग ट्राई करते हो तो इनिशियली आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका मन करेगा वापस जाके वही चीज़ फिर से पढ़ने का, बट आपको इस चीज़ पे कोशिश करते रहना होगा और एक पॉइंट पे करते करते आपका दिमाग एकदम से क्लिक कर जाएगा और आपकी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है त्राटका मेडिटेशन। एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल टेक्निक है जो ध्यान और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाती है। इससे हम एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या पॉइंट पे देखते रहते हैं, जिससे हमारा माइंड काम और फोकस्ड हो जाता है। आपको एक क्वाइट और पीसफुल एरिया चाहिए जिसमें आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेडिटेशन कर सकते हो। रूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा।
प्रातः का मेडिटेशन के लिए आप एक कैंडल का फ्लेम यूज़ कर सकते हैं या कोई एक पॉइंट दीवार पे बना सकते हैं जिस पे आप फोकस करोगे। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपका फ़ोन साइलेंट पे और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप फ्लेम या ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हो और उसको ध्यान से देखते रहते हो। शुरुआत में हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो, आप इधर उधर देखने लगें, आपके दिमाग में और चीज़ें चलने लगें, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो आपको उसी पॉइंट पे वापस आना है और अपना दिमाग फिर से क्लियर करना है। धीरे धीरे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। सांस लेने और छोड़ने पे ध्यान दो, इससे आपका माइंड और काम हो जाएगा और आप मेडिटेशन पे और फोकस कर पाओगे। मेडिटेशन के बाद आंखें कुछ देर के लिए बंद करके रेस्ट कर लो और फील करो अपने इनर पीस और कामनेस को। ये रेगुलरली प्रैक्टिस करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और ओवरऑल स्ट्रेस कम होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड आई मेडिटेशन। ये सिमिलर है बट इसमें आप अपनी आंख बंद करके अपने फोरहेड के एक पॉइंट पे फोकस करते हो। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अपनी एक फिंगर अपने फोरहेड के पास लाओ और आपके फोरहेड पे अपने आप एक प्रेशर बनने लगेगा। उस पर थोड़ा ध्यान दो और फिर आंख बंद करके उसी पॉइंट पे फोकस करते रहो। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन इन पॉइंट्स की इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगी अगर आप डिस्ट्रक्टिव ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स को कंटिन्यू करते हो, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।